नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप धार्मिक यात्रा के साथ साथ पर्यटन का भी आनंद उठा पाएंगे। एक तरफ तो आप वीडियो में आपको मैं अखिल ब्रह्मांड के नायक का दर्शन कराऊंगा और वहीं उसके साथ साथ मैं आपको झीलों की नगरी के साथ साथ राजा महाराजाओं की आन बान और शान को भी दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर का। यदि आप यहाँ का भ्रमण कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही है और जय जगदीश कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरा वीडियो देखने के बाद यात्रा करने के लिए प्लान बना रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कम बजट में कैसे ही आप उदयपुर का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उदयपुर एक थोड़ा सा महंगा शहर है, हर लोगों के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बजट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ रुकना चाहिए, कितने दिन के लिए आप यहाँ पे आए, कब आपको आना चाहिए, कितना खर्चा होगा, सब कुछ बताऊंगा। बस केवल आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चूंकि मैंने अपनी यात्रा उदयपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ की थी, तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ सीधे उदयपुर रेलवे स्टेशन। मैं आपको उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। क्योंकि मैं घूमने के लिए सबसे पहले उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आया था, इसलिए मैं आपको वहां पर लेकर चलना चाहता हूँ। और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। यदि आप किन्हीं कारणों से वाई मार्ग से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, आप वहां पर आ सकते हैं। वहां कैब या ऑटो या टैक्सी लेकर आप उदयपुर सिटी में आ सकते हैं। और यदि आप प्रांत में ही किसी अन्य हिस्से से या किसी अन्य प्रांत से सड़क मार्ग से आते हैं तो ये राजस्थान बस अड्डा जो स्थानक है उदयपुर रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में, आप वहां से आ सकते हैं। और यदि आप अपनी पर्सनल निजी गाड़ी से आते हैं तो यह भी यात्रा का एक बहुत अच्छा विकल्प है, आप उससे आ सकते हैं। ये तो बात होती है यहाँ पर आने की। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कमरा कहाँ पर लेना चाहिए। उदयपुर सर्कल जो है, उदयपुर बस अड्डे और रेल स्टेशन के बीच में, आप वहां पर भी किसी भी होटल में कमरा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये मेरा बजट यात्रा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री रिटायरिंग रूम में कमरा ले लें। ये तो बात होती है यहाँ पर आने की और रहने की। अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही समय क्या है। यहाँ पर घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक कभी भी आ सकते हैं। वैसे तो आप बर्फ में कभी भी आए, परंतु ये क्योंकि गर्म जगह है इसलिए यहाँ पर ठंडियों में अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पर आने की और घूमने के लिए। अब घूमने का तरीका क्या अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप बस से भी घूम सकते हैं, आप बाइक या स्कूटी से भी घूम सकते हैं, आप ऑटो भी ले सकते हैं, आपके पास कैब है तो कैब से भी घूम सकते हैं, या अपनी पर्सनल निजी कार है तो अभी उससे भी घूम सकते हैं। इन सब में कितना खर्चा आएगा घूमने में, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेक कर लें और उससे कितना खर्चा आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए कितने दिन का समय पर्याप्त रहेगा। देखिए, घूमने के लिए बहुत सबसे अच्छा पर्याप्त समय तो है कि आप 3 दिन और 2 रातों के लिए आए। लेकिन आप किन्हीं कारणों से अगर 2 रात और 2 दिन के लिए भी आते हैं तो भी आप उदयपुर तो घूम सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें आपसे छूट सकती हैं। अब मैंने अपनी डे 1 की आज की यात्रा प्रारंभ की है और डे 1 में सबसे पहले उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। हम वहां पर आपको लेकर चल रहे हैं और वहां का दर्शन कराएंगे। और देखिए, हम उस मंदिर का जो रास्ता है उस रास्ते पर लेकर आ चुके हैं। और वहां पर मंदिर जब आप जाएंगे तो सड़क के दोनों तरफ फूल प्रसाद या अन्य कुछ दुकानें, बहुत काफी दुकानें हैं। आपको कोई आवश्यक सामान यहाँ से लेना, घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है तो वो भी ले सकते हैं। और देखिए, हम श्रीनाथ द्वार मंदिर, मैं इस समय आपको श्रीनाथ द्वार मंदिर उदयपुर में लेकर आ चुका हूँ। और मैं मंदिर के अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकता, कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मंदिर में आपको अंदर का दर्शन नहीं करा पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भेंट काउंटर है, भेंट काउंटर पे आप भेंट चाह सकते हैं। सुगम दर्शन के लिए 350 रुपये का टिकट है, वो भी लेके आप दर्शन कर सकते हैं और सुगमता से दर्शन हो जाता है। 10 मिनट के अंदर आप दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से भी आप दर्शन कर सकते हैं, केवल आधे घंटे लगता है। मैंने आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाया। देखिए, भेंट काउंटर है, यहाँ पर भेंट भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर अगर किसी विशेष प्रयोजन से आते हैं, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ग्वाल आरती और राजभोग, आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। और कैमरा चूंकि अंदर अलाउड नहीं है इसलिए बाहर का मंदिर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन देखिए, कतारें लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग आधे घंटे में लोग अपने यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर के बगल में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। आप यहाँ आते हैं तो द्वारिकाधीश जी के मंदिर में जाएं, वहां पे भी दर्शन करें और वो दर्शन का लाभ उठाएं।
माफ करें, हम अंदर कैमरा लेकर नहीं जा सकते। अब आपको हम उसके बाद विट्ठल नाथ जी के मंदिर में लेकर आए हैं और यहाँ पे अंदर कुछ दूर तक तो हम आपको कैमरा ले चल के दिखाएंगे। अंदर में जो दृश्य मिलेगा आप देखते जाएं। तो आप विट्ठल नाथ जी का भी दर्शन करें और उनसे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप श्रीनाथ जी मंदिर आते हैं तो इन तीनों मंदिरों में तो आप अवश्य आएं, पास पास में हैं। और उसके बाद सीधे आपको हम स्टैचू ऑफ बिलीफ में लेकर चलते हैं। मैं इस समय आपको स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो श्रीनाथ द्वारा मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, भोलेनाथ की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उस प्रांगण में मैं आपको लेकर आ चुका हूं और अभी मैं गेट पर हूं। मैंने यहाँ पे 200 रुपये का टिकट लिया है और अभी अंदर जा रहा हूँ और अंदर जो जो दृश्य मिलेगा मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगा। और हर लेयर का यहाँ पे अलग अलग टिकट है, कॉम्बो भी टिकट मिलता है। अब हम आपको स्टैचू ऑफ बिलीफ से प्रवेश द्वार में सीधे हम सीधे स्टैचू ऑफ बिलीफ में प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे टिकट का हर लेयर का अलग अलग टिकट का काउंटर्स बना हुआ है। अब कोई सी भी लेयर का टिकट ले लें और अंदर जाके आप टिकट को अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, तकरीबन 8 बजे के समय, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए टिकट का कुछ रेट लिस्ट भी लगा हुआ है। 1500 रुपए का टिकट लगता है तकरीबन। उसमें कॉम्बो प्लान मिलता है, उसमें आप हर जगह जा सकते हैं। और देखिए आप स्टैचू ऑफ बिलीफ को आप यहाँ समझ सकते हैं। भोलेनाथ से जुड़ी हुई, कैलाश से जुड़ी हुई आप यहाँ पे हर एक दृश्य आप देखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे द्वारिका से भी जुड़े कुछ दृश्य आपको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको हर लेयर पे यहाँ पे भोलेनाथ दिखाई देंगे। और अगर जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आप उनके चरणों में जाके बंधन कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर जब आप चरण बंधन करेंगे आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, आप वो दृश्य भी देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए स्टैचू ऑफ बिलीफ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित भी हैं। और इसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं, अपने कैमरे में, अपने वीडियोज में अच्छी अच्छी पिक्चरें पिक करते हैं। आप भी आए तो आप भी करें। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ये 3D जो पिक्चर है, 3D पिक्चर्स के माध्यम से 360 डिग्री पर बच्चे अपने उन दृश्यों को देख आनंद उठाते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ के अंदर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे अंदर में भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और द्वारिका से संबंधित बहुत से यहाँ पे एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। और शिव के कंधे तक जाकर वहाँ पे आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर पूरे दिन के लिए आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों का भी सेक्शन है, आप वो भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप द्वारिका नगरी जो समुद्र में डूबी हुई है, वो दृश्य भी आप 3D कैमरे के माध्यम से 360 डिग्री पे लेके आप वो चीज देख सकते हैं। कैलाश का जो प्रतीक रूप है, आप वो स्नो पार्क वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यानी आप भगवान शिव से जुड़ी हुई प्रत्येक चीजों को आप यहाँ पे देखेंगे, आनंद उठाएंगे और आपकी भक्ति में विकास होगा। तो सबसे बड़ी बात है भक्ति में विकास होना और भक्ति के मार्ग पे आप चल पाएंगे। तो आपने यहाँ का दर्शन किया। अब इस स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रांगण में ही नंदी बैल को दिखाया गया है, जो भोलेनाथ की सवारी है, वो भी दृश्यांकन करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिस प्रतिमा के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आएंगे, जो कि बहुत दूर से दिखती है। इस प्रतिमा का भी काफी मैंने दृश्यांकन किया, जो दूर से दिखाई देती है, काफी दूर से मैंने भी इसका दृश्यांकन किया। इस प्रतिमा को आप देखें। और इसके बाद आप यहाँ पे 3D पिक्चर्स में आप यहाँ पे बैक्स म्यूजियम में भी जाएं। और यहाँ पे बैक्स म्यूजियम का हर लेयर का अलग टिकट है, 150 रुपए, 150 रुपए। तो आप यहाँ पे 3D पिक्चर, आप यहाँ पे आए तो 3D पिक्चर देखें। ये बच्चों का सेक्शन है, बच्चे भी यहाँ पे आएंगे तो एंजॉय करेंगे। देखिए आई लव बैक्स म्यूजियम, आप वो भी देखें, आपको आनंद आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पार्क है, जो भूल भुलैया पार्क है। इसमें आप प्रवेश करेंगे और बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे खुश होते हैं, आप भी आए, आपको भी आनंद आएगा। और भोलेनाथ से जुड़ी हुई हर चीजों को आप यहाँ पर देखें। भोलेनाथ से जुड़ी हुई चीजें देखेंगे, द्वारिका से जुड़ी हुई चीजें देंगे, हर एक चीज देखेंगे। और यहाँ से देखने के बाद सीधे यहीं पे पास में तकरीबन 500 मीटर पे म्यूजियम ग्रेस है। देखिए कृष्ण भगवान से संबंधित एक प्रतिमा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और देखिए यह भी प्रतिमा, जिसमें यह दिखा पा रहा हूँ आपको कि कृष्ण भगवान बाएं हाथ की छोटी उंगली पर यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। और अब आपको हम सीधे म्यूजियम ऑफ ग्रेस में लेके आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप टिकट ले, एडल्ट का टिकट 140 रुपए का है, बच्चों का टिकट 80 रुपए का है। तो आप यहाँ पर कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हर दृश्य को आप यहाँ पे देख पाएंगे, प्रदर्शनी को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस बना हुआ है, ये पुष्ट मार्गीय विचारधारा पे बना हुआ है।
तो आप पुष्ट मार्ग को भी समझ पाएंगे। और यही वो म्यूजियम ऑफ ग्रेस का प्रवेश द्वार है। हम अंदर लेकर चल रहे हैं आपको, और देखिए हम लेकर आ गए हैं, और एक कृष्ण भगवान के बाल रूप से संबंधित यहाँ पे दृश्यांकन किए गए हैं, चित्रांकन किए गए हैं। आप वो हर दृश्य देखेंगे। देखिए सबसे पहला दृश्य यहीं पे दिख रहा है, जो कि कृष्ण भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। एक भक्त मार्ग का एक यह भी दृश्य है, आप वो भी देख रहे हैं, वो भी आप देख के समझ पाएंगे। और निसंदेह आप मानिए कि आपकी इसमें भक्ति में आपका विकास होगा। आप भक्ति मार्ग पे समझ पाएंगे, चल पाएंगे, आप पुष्टि मार्ग को समझ पाएंगे। और कृष्ण भगवान की बाल लीला से संबंधित हर वो दृश्य दिखाई देती है। हालांकि इस मामले में वृंदावन में ही लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको लड्डू गोपाल जी मिलेंगे। आपको हम दिखाते हुए अंदर की तरफ लेकर चलेंगे, आप वो हर दृश्य देखेंगे और आप समझ पाएंगे म्यूजियम ऑफ ग्रेस को, कि म्यूजियम ऑफ ग्रेस है क्या, कृपा क्या होती है, वो आप यहाँ पर समझेंगे। मुगल काल के दौरान कृष्ण भगवान को बाल रूप को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया और कहां पे स्थापित किया गया, वो सब कुछ यहाँ पर इस दृश्य के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप सब कुछ समझ पाएंगे। और आपको लगेगा वास्तव में कुछ देर के लिए कि आप इस भक्ति में, इस विचारधारा में आप अपने आप को शामिल कर लिए हैं, और सब कुछ भूल के आप खो गए हैं। और ये होती है भक्ति, और ये होती है पुष्ट मार्गी। और देखिए जिस लड्डू गोपाल जी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी लड्डू गोपाल जी के दृश्यांकन हम आपको दिखा पा रहे हैं। और आप देखिए, आपको वृंदावन के साथ साथ गोवर्धन के साथ साथ आपको यहाँ भी सब कुछ दिखाई देगा। एक ही दिन में एक ही बार 56 भोग हो गए थे। आठों दर्शन में एक ही बार में उसको 56 भोग बोला जाता है। बोल जी गिर रहा है, 1 महीना हुआ है। 1 महीने में इतना सब कुछ जान गए? यही कहूँ मैं। अच्छा, मैं आपको YouTube पे डाल दूंगा, चिंता मत करो। मैं सभी लोग YouTube पे आ जाएंगे। हाँ, सभी लोग सभी लोगों को YouTube पे डाल दूंगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप होटल में विश्राम करें, और डे 2 में अब आप उदयपुर सिटी घूमने के लिए निकल जाएं। डे 2 में करणी माता मंदिर आप देख लें। करणी माता मंदिर में आपको लेकर आए हैं, और आपको करणी माता का यहाँ पर दर्शन करें। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे भोलेनाथ को आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं, और वो भी करें। और देखिए ऊंचाई से हमने उदयपुर सिटी का दृश्यांकन किया है। आपको यहाँ पर झील पिचौला लेक को हम दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ से सिटी पैलेस भी दिखता है, वो भी दिखा पा रहे हैं। यहाँ से बोटिंग भी दिखता है, सब कुछ आपको दिखा पा रहे हैं। और देखिए हम पिचौला लेक की तरफ आपको लेकर आए हुए हैं, और पिचौला लेक में सबसे पहले हम दूध तलाई झील में आपको लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर बोटिंग के कई दृश्य हैं, आप किसी भी माध्यम से आप बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोटिंग के लिए कहीं और लेकर जाऊंगा। तो आप पिचौला लेक में देखें, बोटिंग करते हुए बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है उसका अनुभव उठाएं, उसका लाभ उठाएं, और लोग कैसे आनंदित हो रहे हैं वो भी देखें, आपको भी आनंद आएगा। इसके बाद सीधे हम आपको गुलाब बाग में लेकर आ गए हैं, और यहाँ पे बच्चों का एक सेक्शन है। यहाँ बच्चों की एक ट्रेन चलती है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस, उसमें बड़े भी सवारी करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि अरे बच्चों की ट्रेन है तो हम कैसे सवारी करेंगे, आप भी उस पर सवारी कर सकते हैं। आपको भी इस गुलाब बाग में डिफरेंट जगहों पे ले जाकर घुमाया जाएगा, और आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। और आप परिवार के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। देखिए उस ट्रेन के डिब्बे चारों तरफ से खुले हुए हैं, और बच्चे प्लेटफॉर्म पे आनंद ले रहे हैं। यानी आपको एक ट्रेन का भी आनंद मिलेगा, प्लेटफॉर्म का भी आनंद मिलेगा। और इसी बगल में नौलखा सांस्कृतिक केंद्र है, तो आप नौलखा सांस्कृतिक केंद्र में भी जाएं, वहां भी आनंद लें। और देखिए ये दयानंद सरस्वती के साहित्य पे, विचारधारा पे बनाया गया सांस्कृतिक केंद्र है। आप यहाँ से किताबें ले सकते हैं। यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी चलती है जो कैमरे के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसमें राजस्थान के राजाओं के बारे में बताया जाता है कि राजस्थान में कौन कौन से राजा हुए हैं और कितने शक्तिशाली राजा हुए, सबके बारे में बताया जाएगा। परंतु अंदर चूंकि कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वहां का दृश्यांकन तो आपको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाहर के दृश्य आपको अवश्य देखें। और यहाँ देखने के बाद सीधे अब आपको हम अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदीश जी के मंदिर में आपको लेकर आए हैं, और जगदीश जी के मंदिर में आपको ले चल के वहां का दर्शन कराएंगे। और ओम जय जगदीश हरे यहाँ पे जो मंत्र चलता है, जो यहाँ पे भजन गायन कीर्तन होता है, वह भी आपको हम दिखाएंगे, आप समझ पाएंगे, हर एक चीज का आनंद उठाएंगे। तो देखिए अब आप सीधे हम मंदिर में लेकर चल रहे हैं, और मंदिर का कार्यकाल है, कुछ समय है। ग्रीष्म काल में आप कितने बजे से आप दर्शन करें, शीतकाल में आप कितने बजे से दर्शन करें, आप सब कुछ आपको यहाँ पे आनंद मिलेगा। और यहाँ दर्शन करने के बाद ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे बांके बिहारी जी का भी मंदिर है, हम आपको उस मंदिर में भी लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ से दर्शन करने के बाद देखिए जरा यहाँ की मंदिर की कला शैली, मंदिर बना कैसे है, इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को समझ पाएंगे। और मेरा आपसे अनुरोध भी यही है कि जब कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं तो वहां की कला शैली
वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की परंपरा को अवश्य समझें, तभी आपको घूमने का आनंद मिलेगा, भ्रमण का आनंद मिलेगा। और देखिए हम बांके बिहारी जी के मंदिर में लेकर आ गए हैं, आपको यह भी दृश्य दिखा रहे हैं। और यहीं पे एक बगल में एक और दृश्य है, तो वहां पे आपको हम इसलिए लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आपको अगले दिन लेकर जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हमको सिटी पैलेस में लेकर आ गए हैं। सिटी पैलेस में आप वहां पर देखें, और सिटी पैलेस में यहाँ पे टिकट का हर सेक्शन है। आप अगर म्यूजियम नहीं देखना चाहते हैं तो कम रुपए में टिकट मिलता है, अगर पूरा दर्शन का पूरा भ्रमण करना चाहते हैं तो तकरीबन 450 रुपए का टिकट लगता है। तो आपको सिटी पैलेस में लेकर आए हैं और सिटी पैलेस को देखें। और एक चीज मैं बताऊं कि सन 1530 से लेकर और 1950 तक, यानी देश की आजादी तक, ये देखिए किले की प्राचीर जो देखिए, दीवारें देखिए, लगता है कि हाँ वास्तव में हम किसी ऐसे किले में आए हैं जो वास्तव में अपने आप में भव्य है। तो मैं बात कर रहा था कि 1530 से लेके 1950 तक इस परिवार में जितने भी राजा हुए हैं, इस महल को के हर सेक्शन को बनाने में उनकी सबसे अलग अलग भूमिका रही है और इस महल का उन्होंने विकास किया है। तो देखिए हम सिटी पैलेस को आपको बाहर से दृश्य दिखा पा रहे हैं और आपको बहुत ही आनंद आएगा। सैलानी आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, सब यहीं पे आनंद लेते हैं। और देखिए सूरज पोल आपको दिखा रहे हैं, सूरज पोल के माध्यम से हम इस महल में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद हर लेयर में जाएंगे। देखिए प्रदर्शनी आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी है लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई चीज है। आप यहाँ पे कई सारे राजा महाराजाओं का चित्रांकन किया गया, दृश्यांकन किया गया है, आप वह भी देखेंगे। और अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे विश्राम करने की भी जगह है, आप यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ राजस्थान शैली में मिलेगा, आप यहाँ पे उस भोजन का भी आनंद उठा पाएंगे। और देखिए उस समय की तत्कालीन राजा महाराजा लोग बग्घी गाड़ी पे कैसे घूमने निकलते थे, भ्रमण के लिए कैसे निकलते थे और गाड़ियों का दृश्य कैसा होता था बग्घी की, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखें। और इसके बाद अब यहीं से पीछे आपके बोटिंग करके आप फतेह सागर लेक में भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से फतेह सागर लेक में आप बोटिंग नहीं कराएंगे। हम बोटिंग के लिए आपको कहीं और लेकर चलेंगे। और आप बोलेंगे कि आप कह रहे होंगे कि आप ये बोट दिखा तो रहे हैं लेकिन बोटिंग करा नहीं रहे हैं। हम आपको बोटिंग कराने के लिए ले चल लेंगे सीधे उदयपुर बोट क्लब पे, लेकिन तब तक आप यहाँ का दृश्य आपको देखें, आपको आनंद आएगा। और अब परिवार के साथ आएंगे तो परिवार भी आपका आनंद में गूंज जाएगा। और देखिए अब हम सीधे उदयपुर बोट क्लब पर लेकर आ चुके हैं और उदयपुर बोट क्लब पर आप यहाँ पे टिकट लीजिए 195 रुपीज का और 98 रुपीज का, सबका अलग अलग टिकट है। और टिकट लेने के बाद सीधे अब आप बोटिंग में जाएं और देखिए यहाँ पर बोटिंग तकरीबन आधे घंटे की बोटिंग होती है, बहुत ही आनंद आता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह बताऊं कि जब आप बोटिंग करते हैं तो अंदर से, जब आप झील के अंदर से बाहर के दृश्य को देखते हैं तो अच्छा लगता है, और जब बाहर से आप खड़े होके अंदर की बोटिंग का दृश्य देखते हैं तो उसका भी आनंद आता है। यानी आप हर तरीके से यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। आप अगर बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भी बाहर से बोटिंग का आनंद उठाइए, और अगर बोटिंग कर रहे हैं तो अंदर से बाहर के दृश्यों का देख कर आनंद उठाइए। तो ये होती है बोटिंग। और इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मैं आपको कहीं और बोटिंग करने के लिए लेके जाऊंगा, तो ये मैं आपको फतेह सागर लेक में बोटिंग करा रहा हूँ। और यहाँ से बोटिंग करने के बाद सीधे अब आपको सहेलियों की बाड़ी में लेकर आए हैं। आप सहेलियों की बाड़ी में आए। ये सहेलियों की बाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान के जो विभिन्न राजा महाराजा लोग थे, ये यहाँ पर उनकी पत्नियां और उनके परिवारजन यहाँ पर आकर यहाँ पर घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते थे, इसलिए इसका नाम ही दिया गया सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे हर सेक्शन, अलग अलग सेक्शन है, आप हर सेक्शन में जाएं, घूमने के लिए जाएं, और लोग यहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी पिक्चरें पिक करवाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। तो आपको हर एक आनंद मिलेगा। और यहाँ पर बरसात का भी दृश्य आपको लगेगा नहीं कि बारिश हो रही है, लेकिन आपको बारिश का दृश्य का भी आनंद मिलेगा और आप वास्तव में कह उठेंगे वाह क्या यहाँ पर सावन और भादों का दृश्य है। आपको सावन और भादों का भी दृश्य आपको मिलेगा। और देखिए अब यहाँ पर लोग आनंद ले रहे हैं, कुछ देर आराम कर रहे हैं, तो आप भी आए आराम करें अपने बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ अपनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी पिक्चरों को पिक कराना ना भूलें, ताकि आपके लिए उदयपुर यात्रा आपके लिए एक यादगार बन के रहे और हर एक चीज का आनंद उठाएं। और देखिए अब आपको सीधे हम बैक्स म्यूजियम में लेकर आए हैं। एक बैक्स म्यूजियम तो वहां पे भी था, स्टैचू ऑफ बिलीफ में था, दूसरा एक बैक्स म्यूजियम यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमारे विभिन्न राजनीतिक हस्तियों की और विदेशों की राजनीतिक हस्तियों की यहाँ पर म्यूजियम्स लगे हुए हैं, जो बैक्स के माध्यम से बनाए गए हैं, वो भी देखें। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा, बैक्स म्यूजियम में हॉरर शो भी देखें। और उसके बाद ग्लास वर्ड आप देखेंगे, वो भी आप देख पाएंगे। और यात्रा कैसे करें वो भी आप देखें। चांदमल। तो यहाँ पे आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 40 साल से।
उदयपुर सिटी घुमा देंगे पूरा, कोई भी आए घुमा देंगे। रेट क्या लेते हैं? रेट तो जैसे सीजन के हिसाब से है। अब आपको हम सीधे सज्जनगढ़ फोर्ट या मानसून फोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे राजा महाराजा लोग, जो सज्जन सिंह ने इस किले को बनवाया था, तो मानसून में भी यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पे इस समय तो लोग जनरली शाम के समय यहाँ पे सनसेट को देखने के लिए आते हैं। तो आपको दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ, लोग अपनी पिक्चरें पिक कर रहे हैं। तो सज्जनगढ़ फोर्ट आए, वहां का भी आनंद उठाएं। अंदर में भी कुछ दृश्य है, आप अंदर में भी देखें। उन दृश्यों को, आप किले को समझ पाएंगे, आप इन दृश्यों को समझ पाएंगे, आप राजस्थान की कला शैली को समझ पाएंगे। आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा इस किले के अंदर, तो वह भी देखें। और इसके बाद हमको किले का दृश्य दिखाने, जो बाहर से आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये दृश्य दिखाने के बाद हम आपको सनसेट व्यू की तरफ लेकर चल रहे हैं। और आप कैसे यहाँ पे सनसेट होता वो दृश्य आप देखें, आपको आनंद आएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सनसेट अगर देखूंगा तो सज्जनगढ़ फोर्ट से देखूंगा, क्योंकि काफी ऊंचाई पे है दृश्य, काफी ऊंचाई से आप इस दृश्य को देख सकते हैं। आपको आनंद भी आएगा और सन को सेट होते हुए आप यहाँ पर देख पाएंगे। यह सनसेट का दृश्य आप देख रहे हैं। इसके बाद सीधे हम आपको सुखाड़िया सर्कल में लेकर आ गए हैं। देखिए, सुखाड़िया सर्कल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बॉम्बे की चौपाटी से कम तो नहीं लगता है। आप यहाँ पर शाम को आए, आप यहाँ पर वोटिंग करें और वोटिंग करने के बाद यहाँ पे चौपाटी का आनंद उठाएं, यहाँ पे भोजन का आनंद उठाएं। और एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो राजस्थानी जो भोजन है, बाटी दाल, वो भी, उसका भी आनंद ले। आपको तभी आनंद आएगा, क्योंकि अगर आप घूमने आए हैं और वहां की कला शैली, परंपरा और संस्कृति को नहीं देखते तो आनंद नहीं आएगा। तो ये तो बात होती है आपकी डे 2। अब डे 3 में आपको हम लेकर डे 2 में आप जाके विश्राम करें, और डे 3 में अगले दिन सीधे हम आपको एक लिंग प्रभु जी के पास लेकर आए हैं। ये राजस्थान परिवार के कुल देवता हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो उनको भी आप समझ पाएंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए आपको बाहर का दृश्य दिखा पा रहे हैं। वो दृश्य देखने के बाद सीधे आप आ जाइए वहां से ऑटो के माध्यम से गणगौर घाट। आप गणगौर घाट में यहाँ पर दर्शन करें, आप यहाँ पे घूमें, आप एंजॉय करें गणगौर घाट पे। और उसके बाद यहीं पे बागौरी की हवेली है। ये मैं आपको उस दिन डे 2 में नहीं दिखा पाया था, इसलिए डे 3 में, क्योंकि डे 2 में समय नहीं मिला था, इसलिए आपको डे 3 में बागौरी की हवेली में आए हैं। आप यहाँ पर भी आप टिकट लें, टिकट लेने के बाद सीधे बागौरी की हवेली में प्रवेश करें। और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे प्रत्येक दिन शाम को फोक डांस पर यहाँ पे म्यूजिक चलती है, प्रदर्शनी चलती है, आप वो भी देखें, उसका भी आनंद उठाएंगे। और राजस्थान के राजाओं की विभिन्न कला शैली क्या रही है, कला शैली क्या रही है, वो भी आप देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली से अगर 2 लोग आते जाते हैं तो उसे क्या खर्चा लगेगा। देखिए, आने जाने का खर्चा 1600 रुपए का है। डॉर्मेट्री में रहते हैं 2 लोग 3 दिन के लिए तो 1200 रुपए का खर्चा लगेगा। बस और ऑटो से अगर घूमते हैं तो 1000 रुपए का खर्चा लगेगा, और भोजन करते हैं तो तकरीबन 1000 रुपए का खर्चा लगता है। इस तरह से आपके आने जाने के खर्चे की बात मैंने की। और देखिए, अब आपको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, राजस्थान परिवार में राजा महाराजाओं के काल में शादियां कैसे होती है वो भी दृश्य दिखा पा रहा हूं। और ये इस तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है। आशा करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।